हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री के जो पार्ट 2 है वो करेंगे, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने थे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बताया था कि कौन कौन से आपका टोटल 51 हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। उसमें से 35 क्वेश्चन जो है मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बेसिकली जो 15-16 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इन 50-51 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो इन्हीं में से आपको पूरा पेपर जो इन्हीं में से दिखेगा। मैंने स्पेशल कहा है कि उन स्टूडेंट को जिनके पास पूरा साल पढ़ने के लिए टाइम नहीं था या जिन्होंने पूरा साल किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं की है, तो कोई बात नहीं, आप इन 50-51 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक दिन में 10 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो तो भी आप लोगों के कितने दिन में, 5 या 6 दिन में आप लोगों की हिस्ट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जिन बच्चों ने बहुत डीप स्टडी किया है वो बच्चे भी एक बार चेक कर ले क्या ये 50 क्वेश्चन है उन्होंने प्रिपेयर किया है, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के छूट तो नहीं है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई आंसर नहीं मिले, कोई दिक्कत हो समझने में, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस समझा भी दूंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे, जो पार्ट ए में हमने नहीं डिस्कस किए थे, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि ऐसे विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं, विस्तार से बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि गांधी जी के बारे में पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी जी के जीवन के बारे में, चाहे वो उनके जो राजनीतिक सफर हो या जिनके द्वारा जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए, उनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से स्रोतों से उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया रखा था, देखो उस टाइम पे जो मैगजीन होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, सरकारी रिकॉर्ड्स होते थे, गांधी जी के साथ जो उनके नेता थे उनके साथ जो भी पत्र व्यवहार होता था, एक दूसरे को मतलब जो चिट्ठी लिखते थे, तो ये सारे स्रोत बताना है कि जिन स्रोतों के माध्यम से गांधी जी के पूरा राजनीतिक सफर, यानी किस तरह से पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में काम किया, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए, हर एक आंदोलन के पीछे क्या उनका मोटिव था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ से, क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने आंदोलन किए थे। तो सरकारी रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं उस टाइम के जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन होती थी वो लोग कवर करते थे। इवन मैंने बताया था कि जो हमारे इंटरनेशनल मैगजीन होते हैं, जिसमें टाइम्स मैगजीन अमेरिका का, यूरोप के जो बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन थे जिन्होंने गांधी को बहुत कुछ लिखा था, तो उन सभी चीज़ों के माध्यम से, अभी स्रोतों के माध्यम से गांधी जी के बारे में डिटेल स्टडी को हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारे स्रोतों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे आज़ादी की लास्ट लड़ाई थी और इस आंदोलन में बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आपको पता होगा जैसे ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता था गांधी जी अगर बाहर रहेंगे तो वो लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेंगे, और इसी डर के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जयप्रकाश नारायण एक हीरो बनकर उभरे थे और पूरा जो आंदोलन था उन्होंने बहुत सक्सेसफुली चलाया था। तो इसमें यही है बेसिकली कि गांव, शहर, किसान, मजदूर, दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी लोगों ने किस तरह से एक साथ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। इस आंदोलन के बाद हमें दूसरे किसी आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही हमको आज़ादी मिल गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। तो आपको पता है संविधान में 3 बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा, इस पे बहुत डिबेट हुआ था, हॉट टॉपिक था। दूसरा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में किस तरह से जो भी पावर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली क्यों बनाया जाना चाहिए। और तीसरा, भाषा की जो प्रॉब्लम थी कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। 3 जो है टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में बहुत सारी बातों पे डिस्कस हुआ, पर ये 3 जो मुद्दे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच के संबंध की बात की जा रही है कि उस टाइम पे केंद्र सरकार को मजबूत रखने के ऊपर पक्ष में जितने भी उस टाइम पे बड़े नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, चाहे भीमराव अम्बेडकर थे, कोई भी बड़े नेता थे, सभी का यही राय था कि केंद्र सरकार एक मजबूत होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई राज्य सरकार मनमानी करती है या राज्य सरकार अपनी सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाती, तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो उस राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है और उनके पावर को ख़त्म करके एक तरह से उनको उस जगह पे किस तरह से सुशासन को स्पष्ट कर सकती है। तो ये सारे आपको बताना है क्यों केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बना कर रखा गया, क्यों केंद्र को अधिक शक्ति दी गई ताकि वो राज्य सरकार की सिचुएशन कंट्रोल कर सके। तो ये आपको बताना है।
नेक्स्ट है संविधान सभा में भाषण के विवाद को हल करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो भाषा है ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि उसकी हिंदुस्तानी को उन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों का कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता नए नए भाषा इमर्ज्ड हुए, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में जो साउथ इंडियन लोग थे, जो नेता थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता था। भारत में धर्म के नाम पे पहले ही क्या हो चुके थे, दो टुकड़े हो चुके थे। तो ऐसे में लैंग्वेज को लेकर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उन्होंने क्या किया था, आपको पता है, इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा 10 सालों तक, और हर एक स्टेट को जो रीजनल लैंग्वेज है उनको यूज़ करने की परमिशन दे दी। धीरे धीरे बाद में उन्होंने इस विवाद को सुलझाकर बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने किया। तो यहाँ बताना है किस तरह से विवाद को सुलझाया गया शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि सभी सभा के लोग जो है सेटिस्फाइड हो सके और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या विरोध का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू जो है वो शहरी केंद्रों का विकास था। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो, मैंने बताया था ना, सबसे ज़्यादा वेल प्लान्ड सिटी था, जहाँ पर उसके स्नान गृह देख लो, चाहे उसके अंदर जो भी पब्लिक प्लेसेस थे, जिसमें आपने देखा बहुत सारे जो वेयर हाउसेस थे, और मतलब लोअर टाउन, अपर टाउन, नालियों की सिस्टम बहुत अच्छा बनाया था। घर के अंदर किस तरह सिस्टमेटिकली उन्होंने बनाए थे। ग्रेट जो बाथ वो था, मतलब सामुदायिक जो स्नान घर था। तो ये सारे आपको अच्छे से बताना शहरी केंद्र की मोहनजोदड़ो की जो विशिष्टताएँ हैं वो यहाँ पे जानने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। तो मैंने बताया था शिल्प बनाने के लिए चनहुंद्रो जगह है सबसे पॉपुलर था। हालांकि वो बहुत छोटा था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह बहुत बड़ा प्लांट सिटी नहीं था, बहुत छोटी सी जगह थी। लेकिन जितने भी शिल्प उत्पादन से रिलेटेड काम होते थे, मन के बनाना, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़, अलग अलग मटेरियल, सारा जो मेन काम होता था वहीं पे होता था। तो वो जगह जगह से माल एकत्रित करने के लिए, क्योंकि माल सभी एक ही जगह पे नहीं मिलते थे, अपने भारत के कुछ अलग अलग एरियाज़ में, इवन भारत के बाहर भी अलग अलग जगहों से चीज़ों को एकत्रित करते थे। तो वो बताना कि कौन कौन से तरीके अपनाते थे ताकि वो सारे सामान को एक साथ एकत्रित कर सके, वहाँ पे शिल्प उत्पादन को आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की अन्य जो समकालीन सभ्यताओं से तुलना कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे और कौन कौन सी उस टाइम पे सभ्यता थी, उस सभ्यता के साथ तुलना करने। जैसे हमने देखा था कि हड़प्पा के बारे में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा था। तो इसमें आपको बेसिकली क्या बताना है, इन दोनों के बारे में ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता और उस टाइम पे और जो विश्व की अलग अलग सभ्यता थी उनके साथ हमें क्या करना है, इसको कंपेरिजन करना है। नेक्स्ट है महाजनपद की विशेषता बताइए। तो हमने बताया था कि उस टाइम पे टोटल 16 महाजनपद थे। हर एक महाजनपद के अंदर एक राजधानी होती थी जिसमें राजा रूल करता था। ठीक है, किले बंद होते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, सैनिकों का रख रखाव होता था, जिनके आकार बहुत बड़े होते थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो उसमें से 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा जो जनपद था, महाजनपद, वो मगध था। आपको मैंने बताया था। तो आखिर मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, जिसका आंसर भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि महाजनपद जो मगध था उसके पास फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि थी, जो कि उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उस टाइम पे राजा के इनकम का मेन सोर्स क्या होता था, अच्छी लैंड, क्योंकि जितना अच्छा लैंड होगा उतनी ज़्यादा उत्पादन होगी, सरकार मतलब राजा को उतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा। दूसरा, पास में ही जंगल थे जिसमें हाथी मिल जाते थे, तो युद्ध में लड़ने के लिए हाथी का बहुत इस्तेमाल होता था। उसके बाद लोहे के जो खादान थे पास में थे, उपकरण बनाने के लिए इजीली हो जाता था। तो ये सारे आपको रीज़न बताना है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, ऐसी क्या विशेषता थी दूसरे महाजनपदों में नहीं थी, लेकिन मगध में वो सारी विशेषता उपलब्ध थी। नेक्स्ट है अभिलेख क्या होते हैं और इतिहास लेखन में अभिलेख साक्ष्यों के महत्व व सीमा बताना है। तो अभिलेख के बारे में बताया था मैंने कि जितने भी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं उस पर जो एनग्रेव करके यानी कि खोद कर जो कुछ लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। ये मेन जो है अशोका के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अशोका ने ही बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं अपने बातों को लिखने के लिए, विचारों को लिखने के लिए, धर्म को एक्सपेंड करने के लिए। तो उन अभिलेखों के माध्यम से हम उनके इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा ही ये तो इम्पॉर्टेंस है कि ठीक है कि हम उनके उस टाइम पे राजा क्या सोचते थे, मतलब उस टाइम पे राजा क्या सोचते थे, कैसे काम होता था, प्रशासनिक कार्य कैसे होता था, लेकिन हमेशा ही इसके महत्व नहीं है, कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है। तो जैसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि समय के साथ साथ बहुत सारे जो लिखे हुए शब्द होते थे कुछ मिट जाते थे, कुछ ठीक से पढ़े नहीं जाते पाते थे। तो जब आप शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं सकते उसका मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्द बीच में ख़त्म हो जाते थे, खो जाते थे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज थे जिसको कि अभी तक भारत में पढ़ा नहीं गया है। तो जब आप उस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं सकते तो आप उसके मतलब कैसे निकालोगे।
तीसरा, ये जो अभिलेख होते थे राजा या बड़े अमीर व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाते थे, लेकिन आम लोग क्या सोचते थे, आम लोग का जीवन कैसा था, तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो ये सारे उसकी क्या लिमिटेशन है कि पहला शब्दों समय के साथ शब्द खत्म हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे। दूसरा, बहुत सारे जो लैंग्वेज है उसके अभी तक लोग पढ़ नहीं पाए, तो जब पढ़ ही नहीं पाए तो उसका कोई महत्व ही नहीं निकाल सकते। तीसरा कि आम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, केवल राजा और जो अमीर रिच फैमिली होते थे उनके बारे में ही जानकारी मिल सकती थी। तो ये इनके 3-4 लिमिटेशन भी कह सकते थे। तो पहले आप क्या बताओगे अभिलेख क्या होता है, उसके बाद इसके क्या इंपॉर्टेंस है सभ्यता को जानने के लिए, उस टाइम के का समय को जानने के लिए, और उसकी अपनी जो कुछ सीमाएं हैं 3-4 वो सीमाएं आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता पर चर्चा करना है। तो आपको पता है कि जब भी हम इस चैप्टर में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अशोका था, अशोका ने किस तरह से मतलब अभिलेख प्रणाली स्टार्ट की, जो शासन प्रणाली थी उसको बड़ा अच्छे से मैनेज किया। उसके बाद उन्होंने धर्म स्टार्ट किया, तो पूरा उनके बारे में बेसिकली बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20वीं शताब्दी में किए गए महाभारत के संकलन विभिन्न सोपान कि 20वीं शताब्दी मैंने बताया कि महाभारत जो है बहुत बार लिखा गया, बहुत अलग अलग लैंग्वेज में, भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पे बेसिकली 20वीं शताब्दी की बात हो रही है कि 20वीं शताब्दी में जब ये लिखा गया तब कौन कौन से तरीके अपनाए गए, कैसे प्रॉपर लिखा गया, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है कि महाभारत काल में स्त्री और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो संपत्ति के अधिकार की बात करें तो स्त्री और पुरुषों के बहुत अंतर थे। देखिए बेसिकली लड़की शादी करके जब दूसरे घर में जाती थी तो उनको शादी के टाइम पे जो भी पिता के द्वारा दहेज या समझ ली जो भी संपत्ति दी जाती थी उसे स्त्री धन कहते थे। उस सभी धन पे जो पिता के द्वारा दिया जाता था उस पर स्त्री का पूरा कंट्रोल होता था, वो अपने पास उसको रख सकते थे। लेकिन जो पुरुष होते थे, जो उनके हस्बैंड होते थे, उनके पति के होते थे, उन संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना है कि किस तरह से दोनों के अधिकार में अंतर थे और स्त्रियों के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। जैसे अपने महाभारत में देखा कि जो युधिष्ठिर थे, जब वो शतरंज की मतलब जब वो गेम खेल रहे थे चौसर का और उसमें हार गए थे, तो उन्होंने अपने क्या करा, पहले खुद हार गए, फिर अपने भाइयों को उन्होंने दांव पे लगाया, उनको हार गए, और इवन जो स्त्री थी उनकी वाइफ द्रौपदी, उनको भी उन्होंने गेम में लगाया और हार गए। तो यानी कि जो पुरुष होते थे उनका एक स्त्री के ऊपर पूरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता था, उनको उन्होंने यूज़ किया था। तो वो सारी चीज़ें आपको बताना है, जबकि स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होता था। उनकी पुरुषों की संपत्ति पे, इन चीज़ों पे उनका अपना पर्सनल कोई अधिकार नहीं होता था। दोनों के अधिकार में क्या डिफरेंस थे वो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है विशिष्ट परिवारों में जो पितृवंशता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि महाभारत ने इस पितृवंशता को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर बनाया कि पितृवंशता क्या मतलब कि पिता के बाद जो भी उनका बड़ा बच्चा होगा, बड़ा बेटा होगा, उनके संपत्ति का मालिक बन जाएगा, वो राजा बनेगा और पिता के नाम पे ही शासन प्रणाली चलाई जाती है। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो स्त्री होती है उनको शासन में भाग नहीं लिया जाता है। तो ये बेसिकली जो पितृवंशता का नियम है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन जो राजा रजवाड़े के फैमिली होते थे जैसे महाभारत के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होता था, जो पुरुष होते थे उनके ही गोत्र को माना जाता था, उन्हीं के नाम पे शासन चलता था, जो घर का बड़ा बेटा होता था वो राजा बनता था। उसके बाद मतलब अगर कोई उसका बेटा ना हो तो उसके जो भाई होते थे वो संपत्ति में क्लेम करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि रॉयल फैमिली के अंदर जो विशिष्ट परिवार होते थे, अमीर परिवार होते थे, उनमें पितृवंशता इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा बतानी है और भारतीय विचारधारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। और उसी में हो सकता है कि क्वेश्चन जब आप ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं घुमाकर कि जैन धर्म के द्वारा बताए गए अहिंसा और त्याग के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। तो हम सभी जानते हैं कि जो जैन धर्म है बेसिकली अहिंसा और त्याग के लिए समझे जाते हैं। उनका जो जीवन है बहुत ही सादा होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सिंपल लाइफ जीते हैं। जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी वो एक लाइफ को देखते हैं। वो मतलब किसी भी तरह की हिंसा को प्रमोट नहीं करते, वो संपत्ति एकत्रित करने को नहीं मानते। और बहुत सारे जैन धर्म के जो लोग थे वो मॉन्क बन जाते थे, मतलब शादी नहीं करते थे, परिवार नहीं बसाते थे और एक मठ के अंदर रहते थे। तो यहाँ पे बताना किस तरह से त्याग और अहिंसा ने भारत की जो परंपरा थी, ठीक है, उसको उन्होंने प्रभावित किया, ये आपको जैन धर्म के बारे में बताना है।
नेक्स्ट है शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि को रखने के क्या फायदे और नुकसान थे। तो हम लोगों ने विजयनगर चैप्टर पढ़ा है कि उस टाइम पे जो राजा होते थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरे राजा पे अटैक करते थे और वो किलेबंद यानी कि पूरे किले को घेर कर कई दिन कई महीनों तक वो बैठ जाते थे। ऐसे में क्या होता था, जो अंदर राजा है, जो जिसको घेरा गया, इस राजा को घेरा गया है, वो समय बीतने के साथ साथ उनके पास संपत्ति खत्म हो जाती थी, कृषि क्षेत्र में जो अन्न होता था वो खत्म हो जाता था और हार मानकर राजा को सरेंडर करना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि उनके पास अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन आगे आने वाले राजाओं ने समस्या को समझ लिया था और जब वो किले बंद करते थे उसमें जो कृषि का एरिया था वो भी उसके अंदर डाल लेते थे, ताकि जब दूसरा राजा अटैक करे तो वहाँ पे अंदर जो कृषि का काम समुचित तरीके से चलता रहे, उत्पादन प्रणाली को रोका ना जाए और इनकम का जो मेन सोर्स राजा का कृषि होता था तो उसको किस तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। तो बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर सारे ही काम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं और राजा कभी भी परेशानी नहीं होगा और सरेंडर करने की नौबत नहीं आएगी, इसीलिए इसको किलेबंद में कृषि क्षेत्र को रखा गया। लेकिन अब उसके अपने खुद के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि बहुत महंगा हो जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो एरिया होता है बहुत वास्ट एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो ऐसे में किलेबंद में बहुत बड़े एरिया को रखना बहुत मुश्किल काम था, बहुत महंगी प्रणाली थी। उसके लिए आपको जो सैनिक है वो भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अच्छा ये थी कि युद्ध के समय भी बिना किसी प्रॉब्लम के उत्पादन प्रोडक्शन कंटिन्यू रह सकता था, राजा को कोई भी धन संबंधी समस्या नहीं होगी, लोग आराम से अनाज के भंडार भरे होंगे, तो अंदर जो राजा या प्रजा है उनको किस तरह कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कम से कम 2-3 अच्छाई और 2-3 बुराई आपको बतानी है। नेक्स्ट है बुकानन। आपने पढ़ा था ना, बुकानन जो फ्रांसीसी पर्सन था उसके बारे में बताना है, क्योंकि उसने पहाड़ियों के बारे में बहुत कुछ बताया है कि जब भी वो कभी भी जाते थे पहाड़ियों के पास तो वो जो पहाड़ी लोग होते थे गोरे लोग को देखकर हमेशा डर जाते थे, उनको नफरत की निगाहों से देखते थे, उनको हमेशा लगता था कि इनकी सभ्यता संस्कृति खत्म कर देंगे। तो इनके ऊपर आपको 8-10 लाइन बेसिकली पढ़ना है। एक बुकानन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल ये 51 क्वेश्चन है। अगर आप पीछे के सैम्पल पेपर में भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आए हुए हैं। तो इन 51 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मैं बता रही हूँ जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई की है, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज़ ये 51 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से आंसर दे सको। और ये 51 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद आप लोग जब आपके पास 1, 2, 3 जो भी आपके वो आते हैं, मतलब बोर्ड के जो था ना, मतलब 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं सेक्शन, तो आपको देखेंगे कि सभी सेक्शन में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन वो इन्हीं में से आए होंगे। तो इसीलिए हमें केयरलेस नहीं करनी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये 51 क्वेश्चन कर लिया तो पूरा हिस्ट्री क्या है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। MCQ भी मैं अपलोड कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, किसी स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।